हेलो बच्चों। तो आज हम लोग क्लास 12th फिजिक्स का चैप्टर नंबर फर्स्ट जो इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स है, इस चैप्टर के प्रीवियस ईयर के जितने भी एमसीक्यूज पूछे गए हैं, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड हो या एमपी बोर्ड रहा हो, इसमें जो भी महत्वपूर्ण एमसीक्यूज पूछे गए हैं अभी तक का, उन सभी को मैं यहाँ पर आपको कवर करने वाला हूँ, है ना। सभी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। इसी तरह के क्वेश्चन हमारे फाइनल एग्जाम्स में दिखाई देंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग फर्स्ट पर पहुँचते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इनमें से कौन सी जो है वो इलेक्ट्रिक चार्ज की प्रॉपर्टी नहीं है। तो क्वांटाइज्ड बिल्कुल चार्ज की प्रॉपर्टी होती है, कंजर्वेटिव या कंजर्वेशन ऑफ चार्ज ये भी चार्ज की प्रॉपर्टी होती है, एडिटिविटी भी चार्ज की प्रॉपर्टी है। लेकिन स्केलर जो दिया हुआ है ये चार्ज की प्रॉपर्टी नहीं है, बल्कि इलेक्ट्रिक जो चार्ज होते हैं वो स्केलर क्वांटिटी होती है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर पहुँचते हैं हम लोग। द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस, इलेक्ट्रिक चार्ज की एसआई यूनिट क्या होगी। तो देखिए यहाँ पर न्यूटन जो होती है वो तो फोर्स की एसआई यूनिट होती है, हमको पता ही है। दूसरी तरफ कूलाम्स जो होती है वो चार्ज की यूनिट होती है ना। तो कूलाम्स ही हमारा आंसर है, ठीक है। थर्डली हम लोग देखते हैं फेराड, ये आप सेकंड चैप्टर में पढ़ने वाले हो। फेराड क्या होती है, कैपेसिटेंस की एसआई यूनिट होती है। वोल्ट पोटेंशियल की एसआई यूनिट होती है, अगेन इसको भी आप चैप्टर नंबर सेकंड में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अब हम लोग पहुँचते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, तो पढ़िए, द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होगा। ये दोनों वैल्यूज सेम है, तो जो पॉजिटिव साइन आ रहा है वो क्या होता है, प्रोटॉन पर होता है। 1.6 इंटू 10⁻⁻19 ये चार्ज प्रोटॉन पर होता है। नेगेटिव साइन के साथ में जो चार्ज दिया हुआ है 1.6 इंटू 10⁻19 ये इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर फोर्थ पर पहुँचते हैं बेटा। फोर्थ क्वेश्चन क्या दिया हुआ है यहाँ पर, चार्ज इज सेड टू बी कंजर्व्ड बिकॉज, मतलब कि चार्ज को हम लोग कंजर्व्ड कहते हैं, ऐसा क्यों कहते हैं। तो ऑप्शन दिया हुआ है, इट कैन बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड, जो कि पूरे तरीके से गलत है। चार्ज को ना तो क्रिएट किया जा सकता है ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। दूसरा पॉइंट दिया है, टोटल चार्ज रिमेन्स कांस्टेंट इन अ क्लोज्ड सिस्टम, एग्जैक्टली यही हमारा आंसर है। बाकी चार्ज इज ऑलवेज अट्रैक्टिव, ये तो गलत ही है। चार्ज हमेशा अट्रैक्टिव नहीं होते हैं, अगर सिमिलर चार्ज होंगे तो रिपेल भी करेंगे। अगेन डी में आते हैं, चार्जेस कैन न्यूट्रलाइज ईच अदर, बिल्कुल चार्ज न्यूट्रलाइज कर सकते हैं अगर आप सिमिलर अमाउंट के बराबर वैल्यू के दो अपोजिट चार्जेस को ले आइए, नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज को पास में, तो दोनों एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देंगे। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर पहुंचते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 5, इलेक्ट्रिक चार्ज इज क्वांटाइज्ड, मीनिंग इलेक्ट्रिक चार्ज जो होता है वो क्वांटाइज्ड होता है, इसका क्या मीनिंग है। तो चार्ज इज कंटिन्यूस नहीं है। क्वांटाइज का मतलब होता है चार्ज की वैल्यू फिक्स पैकेट्स में आती है। जैसे कि एलिमेंट्री चार्ज क्या होता है, जो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन होता है वही चार्ज की मिनिमम वैल्यू है। चार्ज फिक्स पैकेट में होता है। तो पहला पॉइंट गलत है। चार्ज एग्जिस्ट इन एनी वैल्यू, ये भी पूरी तरीके से गलत होगा। थर्ड पॉइंट दिया है, चार्ज एग्जिस्ट इन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एलिमेंट्री चार्ज, यही हमारा आंसर है। चार्ज जो होता है वो एन ई के टर्म में मिलता है हमको, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एलिमेंट्री चार्ज। एलिमेंट्री चार्ज क्या है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन पर जितना चार्ज होता है उसी चार्ज के मल्टीपल्स में हमको चार्ज मिलता है या होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया हुआ है, विच पार्टिकल हैज़ नो चार्ज। तो देखो, प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता है। तो यही वो पार्टिकल है जिस पर कोई चार्ज नहीं होता है। पॉजिट्रॉन भी एक तरीके से पॉजिटिव चार्ज को क्या बोल सकते हैं, एक्सप्रेस करता है। तो चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर पहुंचते हैं, 7th क्वेश्चन पर। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है हमको, मास ऑफ अ प्रोटॉन इज अप्रोक्सीमेटली, एक प्रोटॉन का मास अप्रोक्सीमेटली कितना होगा। तो 9.1 इंटू 10⁻31, ये किसका मास होता है बेटा, ये इलेक्ट्रॉन का मास होता है। 1.67 इंटू 10⁻27, ये मास जो होता है वो प्रोटॉन का मास होता है एग्जैक्टली, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पर पहुंचते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में हमको दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्टिकल्स हैज लीस्ट मास, किस पार्टिकल का सबसे कम मास होता है। तो देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का ही सबसे कम मास होता है। तो चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या दिया हुआ है, अ पॉजिटिवली चार्ज बॉडी हैज़, एक पॉजिटिवली चार्ज बॉडी जो होती है उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन एक्सेसिव में होते हैं क्या, नहीं होते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो नेगेटिव चार्ज एक्सप्रेस करते हैं। बाकी डिफिशियंसी ऑफ प्रोटॉन, ये भी नहीं होगा, क्योंकि प्रोटॉन कम होगा तो फिर पॉजिटिव चार्ज ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। तो यहाँ पर आएगा डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी किसी बॉडी में अगर इलेक्ट्रॉन की नंबर कम हो गए, संख्या कम हो गई है, तो ऑब्वियसली वहाँ पर पॉजिटिव चार्ज का नंबर
बढ़ जाएगा। तो ये थर्ड वाला ही हमारा आंसर है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पर पहुँचते हैं हम लोग। 10th क्वेश्चन में आएगा अ नेगेटिवली चार्ज बॉडी है। तो नेगेटिवली चार्ज बॉडी में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स एक्सेसिव हो जाएंगे, ज़्यादा हो जाएंगे। ठीक है, तो यही हमारा आंसर है बी वाला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर पहुँचते हैं हम लोग। 11 द वैल्यू ऑफ परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस इज। तो इसकी वैल्यू क्या होती है, देखो ये जो 9 × 10⁻⁹ लिखा है, ये क्या होती है, कूलम्ब्स लॉ में जो के होता है, कांस्टेंट होता है, उसकी वैल्यू है। ठीक है, और बी जो वैल्यू है 8.85 बोलो या कहीं पर लिखा मिलेगा हमको 8.86। तो ये जो वैल्यू है इंटू 10⁻⁻12, यही वैल्यू क्या है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस की है। ठीक है, साथ में आपको ये ऐसा यूनिट भी याद रखना है, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 12 पर आते हैं बेटा हम लोग। क्वेश्चन नंबर 12 में हमको दिया हुआ है द फॉर्मूला 1/4πε0 इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू। तो ये जो हमारे पास में वैल्यू दी हुई है, ये कांस्टेंट है किसका, कूलम्ब्स लॉ में जो कांस्टेंट यूज होता है वो वाला। इसकी वैल्यू क्या होती है, 9 × 10⁻19 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर पहुंचते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, क्वेश्चन नंबर 13। ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होती है, ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, E × ds। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, E × ds या S जो भी कहें आप। तो यहाँ पर E की वैल्यू क्या होती है, न्यूटन पर कूलम, और ds कर दोगे तो मीटर हो जाएगा, यानी कि न्यूटन मीटर पर कूलम। ठीक है, तो ये बी वाला इसका आंसर होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 14 पर पहुँचते हैं हम लोग। ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का ऐसा यूनिट मैंने आपको अभी अभी बताया था, न्यूटन पर कूलम, है ना। आपको याद होगा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, फोर्स पर यूनिट चार्ज, और न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम का हमने अभी अभी देखा है किसकी ऐसा यूनिट है, फ्लक्स की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर पहुंचते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में दिया है ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट क्या होता है बताइए, P = क्या होता है, 2qL। तो 2 तो कांस्टेंट है, Q की वैल्यू कूलम, और L यानी लेंथ यानी मीटर, तो कूलम मीटर में ऐसा यूनिट आ जाएगी किसकी, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट की। अगला क्वेश्चन दिया है क्वेश्चन नंबर 16। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द यूनिट कूलम पर मीटर स्क्वायर। तो चलिए हम लोग देखते हैं यहाँ पर। पहला ऑप्शन दिया है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की यूनिट ये नहीं हो सकती है, बल्कि यहाँ पर बोला है कि चार्ज पर यूनिट एरिया। तो चार्ज पर यूनिट एरिया क्या होती है, सिग्मा होती है, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा होती है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की ऐसा यूनिट मैं आपको ऊपर एक्सप्लेन कर चुका हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड की भी कर चुका हूँ, पोटेंशियल आप नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या लिखा है, फंडामेंटल यूनिट ऑफ चार्ज इज। चार्ज की फंडामेंटल यूनिट क्या होती है। देखो, चार्ज जो मिनिमम मिल सकता है वो चार्ज वही होता है जो एक इलेक्ट्रॉन पर होता है या एक प्रोटॉन पर होता है। तो आप एक इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन पर रहने वाला जो चार्ज का मैग्नीट्यूड है उसी को आप फंडामेंटल यूनिट ऑफ चार्ज कहते हो। तो ये कौन सी हो जाएगी, 1.6 × 10⁻−18। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 पर आ गए बेटा हम लोग। क्वेश्चन नंबर 18 में कह दिया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलम ऑफ चार्ज इज अप्रोक्सीमेटली। 1 कूलम ऑफ चार्ज में लगभग अप्रोक्सीमेटली कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो इसका आंसर होगा सी वाला, 6.25 × 10⁻18। तो यही हमारा आंसर है, इतने इलेक्ट्रॉन्स लगभग होते हैं 1 कूलम ऑफ चार्ज में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर पहुंचते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। विच कांस्टेंट इज एसोसिएटेड विद कूलम्स लॉ इन एसआई यूनिट्स। तो कहने का सेंस है कि कूलम्स लॉ में कौन सा वाला कांस्टेंट रहता है। तो ये आपको पता होना चाहिए, K = 1/4πε0। अगला क्वेश्चन है इलेक्ट्रिक डाइपोल कंसिस्ट ऑफ। इलेक्ट्रिक डाइपोल किस चीज़ से बनता है। तो 2 लाइक चार्जेस से बनता है क्या, गलत है। 2 न्यूट्रल एटम्स से बनता है क्या, गलत है। 2 इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस से बनता है, एग्जैक्टली सही है। ठीक है, तो 1 इलेक्ट्रॉन एंड 1 प्रोटॉन से बनता है क्या, हाँ 1 इलेक्ट्रॉन और 1 प्रोटॉन से बन सकता है, लेकिन केवल 1 इलेक्ट्रॉन और 1 प्रोटॉन से ही बनता हो ऐसा जरूरी नहीं है। आप ज़्यादा चार्ज भी हो सकता है, चार्ज का मैग्नीट्यूड ज़्यादा भी हो सकता है, बट इक्वल एंड अपोजिट होना चाहिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर पहुंचते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है हमको, क्वेश्चन नंबर 21। कूलम्स लॉ इज वैलिड ओनली फॉर स्टेशनरी चार्जेस, मूविंग चार्जेस, मैग्नेटिक पोल्स और कंडक्टर्स ओनली। तो इसका आंसर आएगा स्टेशनरी चार्जेस। आपको पता होगा हम लोग फर्स्ट चैप्टर में ही पढ़ते हैं कि हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ रहे हैं, मतलब कि
हम चार्जेस के उस बिहेवियर को पढ़ रहे हैं जब चार्जेस स्टेशनरी होते हैं, यानी कि स्टैटिक होते हैं, रुके हुए होते हैं। कूलम्ब्स लॉ मूविंग चार्जेस के लिए हमको उसके बिहेवियर को समझने में कोई हेल्प नहीं करता है। तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 22। कूलम्ब्स लॉ गिव्स द फोर्स बिटवीन। कूलम्ब्स लॉ किस किस क्वांटिटी के बीच में हमको फोर्स देता है? टू मासेस के बीच में? बिल्कुल नहीं। टू चार्जेस के बीच में? बिल्कुल। दो चार्जेस के बीच में कितना फोर्स होगा वही हमको कूलम्ब्स लॉ बताता है। 23 क्वेश्चन पर पहुंचते हैं हम लोग। द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इज। दो चार्जेस के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा? अलोंग द लाइन जॉइनिंग द चार्जेस। पहला ही हमारा आंसर है, यानी कि दो चार्ज दिए हों, ठीक है। अब चाहे पॉजिटिव पॉजिटिव हो, चाहे नेगेटिव नेगेटिव हो, चाहे नेगेटिव पॉजिटिव हो, लेकिन उनके बीच का जो फोर्स रहेगा ना, उसका डायरेक्शन इस लाइन के अलोंग ही होगा। ऐसा नहीं है कि ये वाला चार्ज इस चार्ज पर ऊपर से फोर्स लगाए या इधर से फोर्स लगाए। तो ये करेगा, केवल डायरेक्ट जो लाइन जॉइनिंग द चार्जेस है, चार्जेस को जो लाइन ज्वाइन कर रही है उसी लाइन के अलोंग में फोर्स लगेगा, चाहे रिपेल करे चाहे अट्रैक्ट करे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर पहुंचते हैं बेटा 24। क्वेश्चन नंबर 24 क्या लिखा है इसमें? इन वेक्टर फॉर्म कूलम्ब्स लॉ इज एक्सप्रेस्ड एज। वेक्टर फॉर्म में कूलम्ब्स लॉ को हम लोग कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं? तो जनरल फार्मूला तो हमारा यही वाला था, फर्स्ट वाला ही। तो इसमें जो आर कैप लगाया है ये यूनिट वेक्टर को बता रहा है। तो यूनिट वेक्टर क्या करता है? किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को डायरेक्शन देता है। तो इसी फॉर्म में हम लोग कूलम्ब्स लॉ को एक्सप्रेस कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर पहुंचते हैं बेटा। तो क्वेश्चन नंबर 25 पर आ रहे हैं हम लोग। कूलम्ब्स लॉ इज एनालॉगस टू। कूलम्ब्स लॉ किस लॉ के सिमिलर है? न्यूटन्स लॉ के सिमिलर है क्या? नहीं है। ओम्स लॉ के सिमिलर है क्या? नहीं है। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के सिमिलर है, क्योंकि कूलम्ब्स लॉ होता है क्या? फोर्स इज इक्वल टू के, यानी कांस्टेंट, इंटू Q1 क्या होता है? फोर्स इज इक्वल टू के, फोर्स इज इक्वल टू के, यानी चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 25 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 क्या बताता है? कूलम्ब्स लॉ इज एनालॉगस टू। तो बेटा चलिए क्वेश्चन नंबर 25 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 क्या पूछ रहा है? कूलम्ब्स लॉ इज एनालॉगस टू। कूलम्ब्स लॉ कौन से लॉ के सिमिलर है, एक जैसा है? क्योंकि कूलम्ब्स लॉ का फॉर्मूला क्या होता है आपको याद होगा, फोर्स इज इक्वल टू के यानी कांस्टेंट वैल्यू 1/4πε0। तो के इंटू Q1 इंटू Q2 अपॉन आर स्क्वायर। और उसी तरीके से ग्रेविटेशनल जो लॉ होता है, न्यूटन्स का लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है, उसमें भी क्या होता है? उसमें होता है फोर्स इज इक्वल टू जी, कैपिटल जी आएगा, और फिर M1 और M2 अपॉन आर का स्क्वायर। तो चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पर पहुंचते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 में क्या दिया है? यूनिट वेक्टर इन कूलम्ब्स लॉ डिटरमाइंस। कूलम्ब्स लॉ में जो यूनिट वेक्टर हमने लगाया था, अभी पिछले क्वेश्चन में हमने समझा था, तो यूनिट वेक्टर क्या रिप्रेजेंट करता है? तो ऑब्वियसली क्या करेगा? डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। यूनिट वेक्टर कूलम्ब्स लॉ नहीं बल्कि कहीं पर भी आप लगाओगे तो वो क्या बताएगा? डायरेक्शन को ही बताएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग। फोर्स बिटवीन टू लाइक चार्जेस। दो लाइक चार्जेस यानी सिमिलर चार्जेस के बीच में फोर्स क्या होता है? रिपल्सिव होता है ना। अट्रैक्टिव फोर्स किसके बीच में होता है? अपोजिट चार्जेस के बीच में। तो जो लाइक चार्जेस होंगे, एक जैसे चार्जेस होंगे, उनके बीच में क्या होगा? रिपल्सिव फोर्स मिलेगा हमको। नेक्स्ट क्वेश्चन पर पहुंचते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 में हमको दिया हुआ है फोर्स बिटवीन टू चार्जेस बिकम्स 4 टाइम्स इफ द डिस्टेंस इज। तो दो चार्जेस के बीच का फोर्स जो होगा वो 4 टाइम्स, 4 गुना हो जाएगा। कब? जब डिस्टेंस कितना कर दिया जाए? आधा कर दिया जाए, है ना, क्योंकि 1/r के रेशियो से बढ़ेगा या घटेगा ना। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पर पहुंचते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 29 पर। इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज। इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइंड कैसे की जाती है? तो इसका सीधा आंसर होगा फोर्स पर यूनिट चार्ज। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में पहुंचते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 30 नंबर के क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है? विच फैक्टर डज नॉट अफेक्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। कौन सा फैक्टर है जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को इफेक्ट नहीं डालता? तो इसका ऑप्शन देखते हैं। डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस इफेक्ट करता है, जितना चार्जेस के बीच का डिस्टेंस बढ़ाओगे फोर्स उतना कम हो जाएगा। मीडियम बिटवीन चार्जेस, बिल्कुल, अगर आप मीडियम चेंज करोगे तो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस बढ़ जाएगा, एप्सिलॉन की वैल्यू बढ़ जाएगी, जिससे क्या होगा? चार्ज और कम हो जाएगा। मास ऑफ द पार्टिकल्स, बिल्कुल, कूलम्ब्स लॉ में मास की बात ही नहीं हो रही है। कूलम्ब्स लॉ में सिर्फ चार्ज का प्रोडक्ट है और डिस्टेंस का रेसिप्रोकल में क्या हो रहा है? स्क्वायर हो रहा है। इसका मतलब मास ही वो क्वांटिटी है
जिसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है दो चार्जेस के बीच के फोर्स का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में पहुंचेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 31, एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की एसआई यूनिट क्या होती है? तो देखो आप फर्स्ट चैप्टर में हमने पढ़ लिया है न्यूटन पर कूलम, फोर्स पर यूनिट चार्ज, तो ये तो हमारा आंसर है ही। लेकिन सेकंड चैप्टर में आप पढ़ने वाले हो पोटेंशियल अपॉन लेंथ इज इक्वल टू भी क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। तो हम कह सकते हैं कि इसका फाइनल आंसर क्या होगा, बोथ ए एंड बी, ये वाला हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन में पहुंचते हैं, क्वेश्चन नंबर 32 पर। क्वेश्चन नंबर 32 में क्या दिया हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट फ्रॉम। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहाँ से ओरिजिनेट होती है बेटा? ठीक है, पॉजिटिव चार्ज जो होता है उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर की तरफ ओरिजिनेट होती है, निकलती हैं। ठीक है, तो हमारा आंसर यही होना चाहिए, क्योंकि नेगेटिव चार्ज में ओरिजिनेट नहीं होती है। नेगेटिव चार्ज में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अंदर की तरफ आती है, न्यूट्रल चार्ज में कोई फील्ड होती ही नहीं है, और ग्राउंड में भी हम लोग फील्ड को एज्यूम नहीं करते हैं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड वाला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर पहुंचेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 में क्या दिया हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस टर्मिनेट एट। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंड कहाँ होती हैं? तो आपको बताया था हमने पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज में। पॉजिटिव चार्ज से फील्ड लाइंस निकलेंगी और नेगेटिव चार्ज में जाकर क्या हो जाएंगी, एंड हो जाएंगी, टर्मिनेट हो जाएंगी। यानी कि पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहाँ पर टर्मिनेट होती हैं, नेगेटिव चार्ज में टर्मिनेट होंगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34 में क्या दिया हुआ है, द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हमेशा क्या होता है, फ्रॉम लो टू हाई पोटेंशियल, नहीं। पॉइंट नंबर बी पर देखते हैं हम लोग, फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज, बिल्कुल नहीं होगा। फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव चार्ज, यही हमारा आंसर है, क्योंकि हमने हमेशा देखा है कि पॉजिटिव चार्ज का जो सोर्स होता है वहीं से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को हम लोग आउटवर्ड डायरेक्शन में निकलते हुए देखते हैं। ठीक है, ओके, क्वेश्चन नंबर 35 पर आते हैं। तो क्वेश्चन क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो एट अ पॉइंट वेयर। इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी किस पॉइंट पर, जहाँ टू अपोजिट फील्ड्स जो होंगी वो कैंसिल कर देंगी। मान लो यहाँ पर भी पॉजिटिव चार्ज है हमारे पास, यहाँ पर भी पॉजिटिव चार्ज है। मान लीजिए दोनों चार्ज इक्वल अमाउंट में है, तो ये यहाँ पर जब एक दूसरे को रिपेल करेंगे तो इनके बीच की जो फील्ड होगी वो क्या होगी, जीरो हो जाएगी। यानी कि जब दो फील्ड इक्वल हों और अपोजिट डायरेक्शन में हों तो वो क्या करती है, एक दूसरे को कैंसिल कर देती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर पहुँचते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 36। इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ सरफेस डिपेंड्स ऑन। किसी सरफेस से निकलने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स किस चीज़ पर डिपेंड करता है? तो शेप ऑफ द सरफेस, ठीक है, बिल्कुल करेगा। ओरिएंटेशन, सरफेस का एंगल क्या है, सरफेस का यानी कि एरिया वेक्टर का एंगल क्या बन रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ, उस पर भी डिपेंड करता है। मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ क्या है जो उस सरफेस से पास हो रही है, उस पर भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू डिपेंड करने वाली है। तो आंसर क्या आ जाएगा, ऑल ऑफ दिस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37 पे चलते हैं। 37 वाले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन अफेक्ट इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो ये जो चार ऑप्शन दिए हैं इनमें से क्या चीज़ जो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू को कम या ज़्यादा कर सकती है? सरफेस एरिया, बिल्कुल कर सकती है। एंगल बिटवीन फील्ड एंड एरिया वेक्टर, कर सकती है। इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, बिल्कुल कर सकती है। यही तो क्वेश्चन पिछला वाला था, तो यहाँ पर भी आंसर क्या आ जाएगा, ऑल ऑफ दिस। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 पर आ जाते हैं। 38 क्वेश्चन नंबर में क्या पूछा है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज मैक्सिमम व्हेन द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर इज। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स मैक्सिमम कब होगा, जब इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल क्या हो जाए, हमने पढ़ा था जीरो हो जाए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 39 पर। 39 क्वेश्चन में क्या पूछा है, इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू सरफेस फ्लक्स इज। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो सरफेस के परपेंडिकुलर है तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा, मैक्सिमम होगा, नेगेटिव होगा, क्या होगा? देखिए बेटा, जब इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से जा रही है और इसके अगर परपेंडिकुलर सरफेस आ जाए तो ऑब्वियसली सरफेस सामने खड़ा है, इसका मतलब, तो इसका मतलब क्या, एरिया वेक्टर इसका पैरेलल हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड के, तो फ्लक्स कितना होगा, मैक्सिमम होगा, है ना। यहाँ पर सरफेस परपेंडिकुलर है, ये ध्यान रखना है, एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर नहीं है। जब सरफेस परपेंडिकुलर होता है तो एरिया वेक्टर पैरेलल हो जाता है, तो ये एक इंपॉर्टेंट बात है जो आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर पहुँचेंगे, क्वेश्चन नंबर 40। इस क्वेश्चन में दिया है इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ हॉलो कंडक्टिंग स्फीयर इज। तो हमने पढ़ा था कि अगर हॉलो स्फीयर है तो पूरा जो चार्ज होगा वो क्या होगा, उस स्फीयर के बाहर की तरफ आ जाएगा, है ना। तो क्या हुआ, अंदर की तरफ तो कोई चार्ज है नहीं है। जब अंदर चार्ज नहीं है, गॉसेस लॉ के अकॉर्डिंग हम क्या कह सकते हैं, अंदर फील्ड भी जीरो हो जाएगी, है ना, जीरो एवरीवेयर।
अंदर के साइड हर जगह पर फील्ड क्या होगी, जीरो हो जाएगी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 41 को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 में क्या पूछा हुआ है, फील्ड इनसाइड अ चार्ज स्फेरिकल सेल इज जीरो बिकॉज ऑफ। किसी भी चार्ज स्फेरिकल सेल के भी अंदर फील्ड जीरो होगी, क्यों होगी? तो जीरो होगी वो तो हमने पिछले ही क्वेश्चन में समझ लिया है। तो गॉसेस लॉ के अकॉर्डिंग फील्ड क्या होनी चाहिए, जीरो हो जाएगी। तो सी वाला हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 में क्या दिया हुआ है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, एक स्केलर क्वांटिटी होता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 पर आ जाते हैं हम लोग। विच लॉ इज यूज टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। कौन सा लॉ है जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए सिमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का यूज़ करता है, यानी कि एक इस तरह का सरफेस लेता है जो जिसका एरिया निकालना इजीली पॉसिबल हो। तो उसका आंसर होगा गॉसेस लॉ अगेन, ठीक है। 44 नंबर के क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज वेरीज विद, यानी कि पॉइंट चार्ज मतलब एक कोई भी चार्ज है, स्पेरिकल कंडक्टर है, उसके ऊपर चार्ज है, तो उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो किस तरह से चेंज होगी, किस चीज़ के अकॉर्डिंग चेंज होगी, 1/r² के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन पर पहुंचते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45 और इसमें पूछा हुआ है व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर पैरेलल एंड इक्वली स्पेस्ड इट रिप्रेजेंट्स। जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या हो, पैरेलल हो और उनके बीच का स्पेस हो वो भी क्या हो, बराबर हो, तो ऐसी फील्ड को हम क्या कहेंगे, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कहेंगे या यूनिफॉर्म फील्ड कहेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 46 में क्या बोला हुआ है बेटा, द यूनिट ऑफ सरफेस चार्ज डेंसिटी इज। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होती है, चार्ज पर यूनिट एरिया। तो चार्ज पर यूनिट एरिया यानी कूलम्ब पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर पहुंचते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 क्या दिया हुआ है, डाइपोल मोमेंट इज गिवन बाय। डाइपोल मोमेंट होता है 2q और l, है ना। तो यहाँ पर 2 क्यों लगाया है, क्योंकि हम लोग दो चार्जेस के बीच के डिस्टेंस को 2q कहते हैं, 2l कहते हैं। अगर इस पूरे डिस्टेंस को हम लोग सिर्फ r कह दें तो क्या हो जाएगा, QR हो जाएगा। डाइपोल मोमेंट क्या हो जाएगा, सीधा सीधा Q इंटू R। ये हमारा आंसर आ गया फर्स्ट वाला। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पर पहुंचते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 क्या पूछा हुआ है, डाइपोल मोमेंट इज आ। डाइपोल मोमेंट क्या होती है, एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, ठीक है। क्वेश्चन नेक्स्ट पर पहुंचते हैं 49। क्वेश्चन नंबर 49 में क्या पूछा हुआ है, डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट इज। डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या होती है, नेगेटिव से पॉजिटिव चार्ज के साइड मानी जाती है, ठीक है। 51 में क्या पूछा हुआ है, डाइपोल इज इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सपीरियंसेस। इन एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, वहाँ पर डाइपोल जो होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल वो क्या एक्सपीरियंस करता है, नेट फोर्स नहीं करता है, टॉर्क करता है केवल। क्या एक्सपीरियंस करता है, केवल टॉर्क, यानी कि डाइपोल जो होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड में केवल घूम सकता है, ठीक है, रोटेट कर सकता है, ना तो आगे बढ़ेगा ना ही कोई नेट फोर्स होगा उस पर और किसी तरह का इफेक्ट नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर पहुंचेंगे हम लोग। क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है, अ डाइपोल प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी। एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में डाइपोल रखा हुआ है तो क्या होगा, वो ट्रांसलेट करेगा क्या, नहीं करेगा, ठीक है। रोटेट करेगा क्या, बिल्कुल रोटेट कर सकता है। रिमेन्स स्टेशनरी, ऐसा ज़रूरी नहीं है, किस एंगल पे रखा हुआ है उसके अकॉर्डिंग रोटेट करना पड़ेगा उसको। डिसअपियर हो जाता है क्या, नहीं होता है, तो हमारा आंसर क्या होगा, बी वाला होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर पहुंचते हैं। तो क्वेश्चन पूछा हुआ है इन विच केस इज नेट फोर्स ऑन डाइपोल इज जीरो। तो डाइपोल पर नेट फोर्स जीरो कब होगा, ऑब्वियसली यूनिफॉर्म फील्ड में। जब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड जाती है, इसमें आप डाइपोल को रख देते हो, डाइपोल को रख देते हो बेटा, तो ये टॉर्क एक्सपीरियंस करता है, कोई नेट फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करता है। ये हमने पिछले वाले क्वेश्चन में भी समझा है। तो चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पर पहुंचते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 54 क्या दिया है, पोलराइजेशन इज डिफाइंड एज। पोलराइजेशन क्या होता है, तो पोलराइजेशन होता है डाइपोल मूवमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। डाइपोल मूवमेंट यानी P और V यानी प्योर वॉल्यूम। तो डाइपोल मूवमेंट पर यूनिट वॉल्यूम को ही हम लोग क्या बोलते हैं, पोलराइजेशन कहते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर पहुंचते हैं बेटा। क्वेश्चन पूछ रहा है इन डाइलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट इज इंड्यूस्ड बाय। ये भी हमारा नेक्स्ट चैप्टर का टॉपिक है, लेकिन फिर भी मैं आपको एक मिनट के लिए बता देता हूँ। डाइलेक्ट्रिक क्या होता है, इंसुलेटिंग मटेरियल होते हैं जिनमें करंट तो फ्लो नहीं करता है लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस हो जाती है।
क्योंकि चार्जेस थोड़े से शिफ्ट हो सकते हैं वहाँ पर। तो इन डाइलेक्ट्रिक्स डाइपोल मोमेंट इज इंड्यूस्ड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड।